सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हमारी परीक्षा में राजनैतिक जागृति का चैप्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या वाकई 1857 के बाद राजस्थान में कोई क्रांति हुई थी? यहाँ तो सब महाराजा ही थे ना। अरे कनिष्क, तुम्हारा ये सवाल सुनकर मुझे लगता है कि तुम्हें राजस्थान की सबसे रोमांचक कहानी का पता ही नहीं है। बैठो, आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी परीक्षा के लिए न केवल गोल्ड माइन है, बल्कि जिसे सुनकर तुम्हारा दिल भी गर्व से भर उठेगा। वाह सर, लेकिन मैंने तो सुना है कि राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर यहाँ राजनीतिक जागृति कैसी? बिल्कुल सही कहा तुमने। ये वो द्वंद्व है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखो, 1857 की क्रांति के बाद राजस्थान में जो हुआ वो एक ऐसी दास्तान है जिसमें छुपे हुए नायकों की कहानी है। कनिष्क, 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। राजस्थान में भी ये क्रांति हुई थी, नसीराबाद, कोटा, भरतपुर और एरनपुरा जैसी जगहों पर। लेकिन असली बात यह है कि इस क्रांति ने राजस्थान की जनता के दिल में एक चिंगारी जला दी थी। लेकिन सर, फिर राजनीतिक जागृति कैसे आई? यही तो इस कहानी का रोमांचक हिस्सा है। 1857 के बाद राजस्थान में धीरे धीरे कई कारकों ने राजनीतिक चेतना जगाई। चलो इन्हें एक एक करके समझते हैं। कनिष्क, इस तस्वीर में तुम्हें क्या दिखता है? सर, ये तो बहुत पुरानी फोटो है। इसमें 3 लोग हैं, शायद कोई परिवार होगा। एक बुजुर्ग हैं, एक नौजवान और एक उनकी उम्र का ही कोई और। मुझे इसमें एक पिता, एक बेटा और एक चाचा नहीं, बल्कि भारत माँ की गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए कुर्बान हो गया एक पूरा परिवार दिखता है। पलीशली, ये है केसरी सिंह बारहट, उनके भाई जोरावर सिंह बारहट और उनके वीर पुत्र प्रताप सिंह बारहट। रास बिहारी बोस ने इनके लिए कहा था कि भारत में केसरी सिंह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। पूरा परिवार? ओ माय गॉड सर, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बिल्कुल। और आज का हमारा चैप्टर राजस्थान में राजनीतिक जागृति सिर्फ तारीखें और घटनाओं की लिस्ट नहीं है कनिष्क। ये इन्हीं जैसे परिवारों की कहानी है। ये उन कवियों की कहानी है जिन्होंने अपनी कलम से साम्राज्यों को हिला दिया। उन विद्वानों की कहानी है जिन्होंने सत्ता के सुख को ठुकराकर जेल की काल कोठरी को चुना। और उन किसानों की कहानी है जिन्होंने सिर्फ राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे देश को सत्याग्रह का असली मतलब सिखाया। तो तैयार हो इतिहास के इस सबसे प्रेरणादायक सफर पर चलने के लिए? बहुत बढ़िया सर। तो कहानी शुरू होती है एक मीठे जहर से। मीठे जहर? मतलब 1818 की वो संध्या जो राजस्थान की रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की थी। मराठों की लूट खसोट से बचने के लिए ये संध्या उस वक्त तो राहत जैसी लगी, लेकिन असल में ये गुलामी का वो जाल था जिसमें राजस्थान धीरे धीरे फंसता चला गया। कैसे सर? संधियों से तो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। कागज पर तो यही लिखा था, पर असल में हुआ ये कि हर रियासत में एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बैठ गया। ये एजेंट राजा के हर काम में दखल देने लगे। धीरे धीरे राजा सिर्फ नाम के राजा रह गए और असली ताकत अंग्रेजों के हाथ में आ गई। उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला करना शुरू कर दिया। नई रेलवे लाइनें बिछाई गई, लेकिन वो हमारी सुविधा के लिए नहीं थी। उनका मकसद था राजस्थान का कच्चा माल इंग्लैंड भेजना और वहां से बनी महंगी चीजें यहां के बाजारों में बेचना। नतीजा ये हुआ कि हमारे कारीगर, व्यापारी, किसान सब बर्बाद होने लगे। यहां तक कि अकाल के समय भी यहां से अनाज का निर्यात किया जाता रहा। ये सिर्फ राजनीतिक गुलामी नहीं थी, ये एक आर्थिक लूट थी जिसने राजा से लेकर रंक तक हर किसी को प्रभावित किया। और जब दर्द साझा हो तो आवाज भी एक हो जाती है। मतलब इस आर्थिक शोषण ने सभी वर्गों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का एक कारण दे दिया। बिल्कुल सही पकड़ी तुमने। ये तो थी वो आग जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी, लेकिन इस आग को ज्वाला बनाने के लिए एक वैचारिक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी 2 दिशाओं से आई। 2 दिशाओं से? हाँ, पहली हमारे अपने घर से। 1865 में राजस्थान की धरती पर एक महान समाज सुधारक ने कदम रखा, स्वामी दयानंद सरस्वती। वो सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी थे। उन्होंने नारा दिया, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा। उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने देश में बने सामान पर गर्व करना सिखाया। उन्होंने उदयपुर में 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष खुद मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह बने।
इससे इस आंदोलन को एक शाही वैधता मिली। आर्य समाज ने लोगों के अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगाया। और दूसरी दिशा? दूसरी दिशा पश्चिम से ही आई, लेकिन एक अजीब तरीके से। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजी शिक्षा शुरू की ताकि उन्हें सस्ते क्लर्क मिल सकें, लेकिन इसका एक उल्टा असर हुआ। जो नया पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग तैयार हुआ, उसने मिल्टन, रूसो और वॉल्टेयर को पढ़ा। उसने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचारों को जाना। इस वर्ग ने जब पश्चिम के लोकतंत्र और अपनी रियासतों की निरंकुशता की तुलना की, तो उसकी आंखों में सवाल पैदा हुए। उन्होंने पूछना शुरू किया कि हमारे अधिकार कहाँ हैं? उत्तरदायी शासन क्यों नहीं है? वाह, मतलब एक तरफ आर्य समाज ने सांस्कृतिक गौरव की नींव रखी और दूसरी तरफ पश्चिमी शिक्षा ने राजनीतिक अधिकारों की भाषा दे दी। एग्जैक्टली, यही वो बौद्धिक कॉकटेल था जिसने राजस्थान की राजनीतिक जागृति की जमीन तैयार की। एक ने बताया कि क्यों लड़ना है, हमारी संस्कृति के लिए, और दूसरे ने बताया कि कैसे लड़ना है, लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करके। और इसी जमीन से पैदा हुए हमारे क्रांति के महानायक। तो कनिष्क, जब माहौल तैयार हो गया तो मंच पर आए हमारे असली हीरो, और इस लिस्ट में पहला नाम है अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी, जयपुर वाले? हाँ, वही। एक ऐसे विद्वान जिन्होंने बीए करने के बाद जयपुर महाराजा के यहाँ दीवान का पद ठुकरा दिया था। जब महाराजा ने उनसे पूछा तो उनका जवाब इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? सोचो, उस जमाने में इतनी बड़ी सरकारी नौकरी को लात मारना कितनी बड़ी हिम्मत की बात रही होगी। बिल्कुल। सच में सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जयपुर में 1907-08 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। नाम तो विद्यालय था, लेकिन असल में वो पूरे भारत के क्रांतिकारियों की ट्रेनिंग अकेडमी थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में भी उनका नाम आया, जिसके कारण उन्हें सालों तक वेल्लूर, तमिलनाडु की जेल में रखा गया। और उनका अंत देखो। जीवन के आखिरी दिनों में आर्थिक तंगी के कारण वो अजमेर की दरगाह में मुस्लिम बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाकर गुजारा करते थे। वहीं उनका देहांत हुआ और लोगों ने उन्हें मुस्लिम समझकर दफना दिया। जो इंसान जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करता रहा, उसकी अंतिम यात्रा उसी एकता का प्रतीक बन गई। अब बात करते हैं उस कवि की जिसकी कलम में तलवार से ज्यादा ताकत थी। केसरी सिंह बारहट। चेतावनी र क्योंकटिया वाले? बिल्कुल। कल्पना करो, साल है 1903। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में एक भव्य दरबार लगाया है, जिसमें वो भारत के सभी राजाओं को बुलाकर अपनी ताकत दिखाना चाहता है। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह भी अपनी शाही ट्रेन में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मेवाड़, जिसने कभी मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाया, वो अंग्रेजों के दरबार में जा रहा था। तभी सरेरी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति महाराणा को 13 सोरठों का एक पत्र देता है। वो पत्र था चेतावनी र चुंगट्या। उसमें ऐसा क्या लिखा था सर? उसमें मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाई गई थी। महाराणा सांगा का बलिदान था और महाराणा प्रताप का स्वाभिमान था। एक सोरठा सुनो। पग पग भम्या पहाड़, धरा छांड राख्यो खरम, ईसु महाराणार मेवाड़, हृदय बस्या हिंद रे। जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी धरती छोड़कर पहाड़ों में पग पग घूमना स्वीकार किया, वो महाराणा और मेवाड़ आज भी हिंदुस्तान के हृदय में बसते हैं। इन सोरठों ने महाराणा के ज़मीर को ऐसा झकझोरा कि वो दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए और चुपचाप उदयपुर लौट आए। एक कवि की कलम ने ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया था। इनक्रेडिबल सर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस परिवार ने जो कीमत चुकाई वो अकल्पनीय है। केसरी सिंह के भाई जोरावर सिंह, जिन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के बाद पूरी जिंदगी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और गुमनामी में जिए। और उनके बेटे 25 साल के प्रताप सिंह को बरेली जेल में भयानक यातनाएं दी गईं। अंग्रेज अफसर चार्ल्स क्लीवलैंड ने उन्हें लालच दिया कि अगर वो अपने साथियों का नाम बता दें तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उसने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। जानते हो प्रताप ने क्या जवाब दिया? क्या कहा सर? उस 25 साल के नौजवान ने कहा, मेरी माँ रोती है तो रोने दो। मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। और यातनाएं सहते सहते वो जेल में ही शहीद हो गए। ये था बारहट परिवार का बलिदान। और अब तीसरे महानायक, जिन्होंने जनता को संगठित करने की कला में महारत हासिल की, विजय सिंह पथिक। बिजौलिया किसान आंदोलन के जनक। हाँ,
लेकिन क्या तुम जानती हो कि विजय सिंह पथिक का असली नाम भूप सिंह गुर्जर था और वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे? नहीं सर, ये तो मुझे नहीं पता था। वो रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। लाहौर षड्यंत्र केस में उनका नाम आने के बाद उन्हें टाड़गढ़, अजमेर की जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन वो जेल से फरार हो गए। अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रखा और राजस्थान के आम लोगों के बीच काम करने लगे। उन्होंने ही विद्या प्रचारिणी सभा के माध्यम से ग्रासरूट लेवल पर काम शुरू किया, जो हमें सीधे हमारे अगले अध्याय पर ले जाता है। मान सर, अब हम बिजोलिया किसान आंदोलन की तरफ चलें क्या? यस, अब हम बात करेंगे राजस्थान के उन 2 जन आंदोलनों की जिन्होंने इतिहास की धारा बदल दी। पहला, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941। सर, ये तो 44 साल चला था। दुनिया का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन। बिल्कुल, ये आंदोलन अपने आप में एक महाकाव्य है। इसे हम 3 चरणों में समझते हैं। पहला चरण 1897 से 1915। इसकी शुरुआत स्थानीय नेतृत्व से हुई, जिसके हीरो थे साधु सीताराम दास। किसानों पर 84 तरह के टैक्स लगे हुए थे। हद तो तब हो गई जब ठिकानेदार ने चंवरी कर लगा दिया, यानी किसान को अपनी बेटी की शादी करने के लिए भी ठिकाने को टैक्स देना पड़ता था। ये सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं, बल्कि एक सामाजिक अपमान था। दूसरा चरण 1916 से 1922। ये चरण है विजय सिंह पथिक का। उनके आते ही आंदोलन को एक नई दिशा और ऊर्जा मिली। उन्होंने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करके आंदोलन को संगठित किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था मीडिया का इस्तेमाल। उन्होंने कानपुर से छपने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप में बिजोलिया के बारे में लेख छपवाने शुरू किए। देखते ही देखते बिजोलिया का एक स्थानीय मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। तीसरा चरण 1923 से 1941। इस चरण में पथिक जी की गिरफ्तारी के बाद जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय जैसे नेताओं ने नेतृत्व संभाला और आखिरकार 1941 में जाकर किसानों की जीत हुई। सर, ये आंदोलन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं था, ये गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलनों से भी पहले का एक सफल सत्याग्रह था। इसने साबित कर दिया कि संगठित और अहिंसक प्रतिरोध से बड़ी सत्ता को भी झुकाया जा सकता है। बिजोलिया ने बाकी किसान आंदोलनों के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। और अब उस कहानी की बात जिसे इतिहास की किताबों ने लगभग भुला ही दिया था, मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं, है ना? हाँ, लेकिन ये जलियांवाला बाग से 6 साल पहले हुआ था। इसके नायक थे गोविंद गुरु, जो भील जनजाति में एक सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार का आंदोलन चला रहे थे, जिसे भगत आंदोलन कहा गया। वो भीलों को शराब, मांस और सामाजिक कुरीतियों को छोड़कर एक सादा और स्वाभिमानी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छा काम था। फिर हत्याकांड क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों और स्थानीय रजवाड़ों को भीलों की ये एकता और आत्मसम्मान खटकने लगा था। एक संगठित और जागरूक समाज पर शोषण करना मुश्किल हो जाता है। 17 नवंबर 1913 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हजारों निहत्थे भील मानगढ़ की पहाड़ी पर एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी कर्नल शटन के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के मशीन गनों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सरकारी आंकड़ों में तो संख्या कम बताई जाती है, लेकिन कहा जाता है कि उस दिन 1500 से ज्यादा भील शहीद हुए थे। ये तो बहुत भयानक था। यह हमें सिखाता है कि औपनिवेशिक शासन में किसी भी शोषित समाज का आत्मसुधार का प्रयास भी एक राजनीतिक विद्रोह माना जाता था। वो भीलों की पूजा से नहीं, उनकी एकता से डर गए थे। किसान और जनजाति आंदोलनों ने जनता को जगा तो दिया था, लेकिन अब लड़ाई को एक संगठित राजनीतिक रूप देना जरूरी था। यहीं से शुरू होता है प्रजामंडल आंदोलन का दौर। अब मांग सिर्फ किसी एक टैक्स को हटाने की नहीं थी, बल्कि उत्तरदायी शासन की थी, यानी ऐसी सरकार जिसमें जनता की भागीदारी हो। तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ प्रजामंडल? सबसे पहले 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे कपूर चंद पाटनी, और बाद में इससे जमनालाल बजाज जैसे बड़े नेता जुड़े। जयपुर की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। जेंटलमैन एग्रीमेंट? बिल्कुल। प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच एक समझौता हुआ, जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं।
इसके तहत यह तय हुआ कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा और बदले में रियासत अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी और धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। लेकिन ये तो आंदोलन से पीछे हटने जैसा हुआ। हाँ, और इसीलिए प्रजामंडल के गरम दल के नेता जैसे बाबा हरिश्चंद्र इससे नाराज हो गए। उन्होंने आजाद मोर्चा नाम से एक अलग संगठन बनाया और जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। ये घटना दिखाती है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अलग अलग विचारधाराओं के बीच बहस और संघर्ष था। और अब चलते हैं मारवाड़ यानी जोधपुर। यहां 1934 में प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे, लेकिन इसकी असली जान थे शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास। मारवाड़ में संघर्ष बहुत लंबा और दमनकारी रहा और इसका सबसे दुखद अध्याय है डाबड़ा कांड, 13 मार्च 1947। ये तो आजादी से कुछ ही महीने पहले हुआ था। हाँ, नागौर के डाबड़ा गांव में मारवाड़ लोक परिषद की एक सभा हो रही थी, जिस पर वहां के जागीरदारों ने अपने लठैता से हमला करवा दिया। इस हमले में पन्नाराम चौधरी जैसे कई किसान नेता शहीद हो गए। ये घटना सामंतवाद के आखिरी और सबसे क्रूर प्रहारों में से एक थी। और फिर मेवाड़, जहां की मिट्टी में ही संघर्ष की कहानी है। यहां 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने प्रजामंडल की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष बने बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल की जड़ें बिजोलिया आंदोलन से जुड़ी थीं और इसके पहले अधिवेशन का उद्घाटन करने जेबी कृपलानी जैसे राष्ट्रीय नेता आए थे, जो दिखाता है कि ये आंदोलन राष्ट्रीय करंट से कितना जुड़ चुका था। सर, इतने सारे प्रजामंडल, उनकी साल और संस्थापक, ये सब याद रखना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी मुश्किल मैं समझ सकता हूं। चलो इसे आसान बनाते हैं। ये टेबल तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगी। इसे ध्यान से देखो। वाह सर, ये टेबल तो कमाल की है। अब सब कुछ एक जगह पर क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच सर। इस पूरे आंदोलन में एक और हथियार था जो खामोशी से अपना काम कर रहा था। वो था अखबार। समाचार पत्र उस दौर के व्हाट्सएप और ट्विटर थे, जो विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे और लोगों को जोड़ते थे। लेकिन सर, रियासतों में तो राजाओं का कड़ा नियंत्रण होता होगा, फिर ये अखबार कैसे छपते होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। इसीलिए राजस्थान में पत्रकारिता का गढ़ बना अजमेर, क्योंकि अजमेर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था। वहां रियासतों की तुलना में बोलने और लिखने की आजादी ज्यादा थी। इसीलिए ज्यादातर क्रांतिकारी अखबार अजमेर से ही निकलते थे। अच्छा, तो ये बात थी। चलो कुछ प्रमुख समाचार पत्रों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो कनिष्क, अब तक हमने पूरी कहानी समझ ली है। अब समय है ये परखने का कि तुम्हें कितना याद रहा। तैयार हो परीक्षा की कसौटी के लिए? जी सर, आई एम रेडी। बहुत अच्छे। चलो पहला सवाल। ये मैंने टेस्टक्यू ऐप के PYQ सेक्शन से उठाया है, जो RSM SSB पटवारी 2021 की परीक्षा में आया था। ध्यान से सुनना। प्रश्न 1। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? सर, ये तो लाला जयदयाल और मेहराब खान थे। हाँ, मैं भी टेस्टक्यू ऐप ही यूज करती हूँ। उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो टॉपिक वाइज PYQs को अलग कर देती है, तो जैसे ही कोई चैप्टर खत्म करूं तुरंत उससे जुड़े सारे पुराने सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। एग्जैक्टली। और जब तुम उसके मॉक टेस्ट देती हो तो बिल्कुल असली एग्जाम वाला माहौल बनता है, जिससे टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। चलो अगला सवाल। ये RPSC SI एग्जाम 2021 में पूछा गया था। प्रश्न 2। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने 24 अप्रैल 1938 को, और इसके पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। बहुत बढ़िया। तुम्हारी तैयारी तो सच में अच्छी चल रही है। चलो RSM SSB वीडियो एग्जाम 2021 का ये सवाल बताओ। प्रश्न 4। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ये केसरी सिंह बाराहट ने की थी। परफेक्ट। अब RPSC SI एग्जाम 2021। प्रश्न 5। भीलों में सामाजिक सुधार हेतु भगत आंदोलन किसने चलाया था? ये गोविंद गुरु ने चलाया था, जिसके कारण मानगढ़ धाम की दुखद घटना हुई। बहुत खूब। अब RSM SSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022। प्रश्न 6। जेंटलमैन अग्रीमेंट का संबंध किस रियासत से है? जयपुर रियासत से। ये हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। एक्सीलेंट। RAS प्री 2021। प्रश्न 7। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और केसरी सिंह बारहट। क्या बात है। पटवारी 2021 का एक और सवाल। प्रश्न 8। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में। अमेजिंग। अब RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020। प्रश्न 9। 1939 में
किशनगौड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ये कांतिलाल चौथानी ने की थी। आखिरी सवाल कनिष्क, ये भी आरएएस मेंस 2021 से है। प्रश्न 10, विजय सिंह पथिक द्वारा मुख्य रूप से किन समाचार पत्रों का संपादन किया गया? राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, जिसे बाद में तरुण राजस्थान कहा गया। शाबाश कनिष्क, 10 में से 10। तुम्हारी तैयारी तो सच में अच्छी चल रही है। और हाँ, टेस्टक्यू ऐप पर प्रैक्टिस करना मत भूलना। लगातार प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। थैंक यू सो मच सर। आज आपने सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ाया, बल्कि मुझे उन नायकों की दुनिया में ले गए। अब ये सिर्फ इतिहास के फैक्ट्स नहीं, बल्कि मेरी अपनी विरासत की कहानी लग रही है। इन कहानियों को जानना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए जरूरी नहीं है कनिष्क। ये हमें हमारी जड़ों से, हमारे नायकों के बलिदान से जोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें विरासत में मिली है और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान में राजनीतिक जागृति की कहानी। उम्मीद है इस सफर ने आपको भी उतना ही प्रेरित किया होगा जितना मुझे। अगर आपको ये कहानी, ये अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो इतिहास को रटने की जगह समझना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इतिहास की ऐसी ही अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि इस पूरी कहानी में आपको किस स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर करने की ऊर्जा देते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय राजस्थान।